एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका ब्यूगल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी सेशन में, जहां हम इस बार एक और राशि के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और वो राशि है कर्क राशि, जिसे इंग्लिश में हम कैंसर भी बोलते हैं। ये राशि का प्रभाव, हम इस राशि के ऊपर प्रभाव देखेंगे 3 गोचर के ट्रांजिट्स का, जो इस साल के बहुत बड़े ट्रांजिट हैं, जिसमें से 29 तारीख को शनिदेव यानी कि सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, जो 11वीं राशि से 12वीं राशि में गए हैं, यानी कि कुंभ से मीन में गए हैं। और दूसरा जो मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट हुआ है वो हुआ है 12 मई को, जहां पे गुरु अपने शत्रु की राशि वृषभ राशि से ट्रांजिट करके मिथुन राशि में गए हैं। और तीसरा जो मेजर ट्रांजिट है वो राहु और केतु का है, जिनमें से हमने सिर्फ राहु लिया हुआ है यहाँ पर। तो राहु जो है वो मीन राशि से 12 से 11वें नंबर पर आए हुए। तो इन 3 मेजर ट्रांजिट्स का एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कर्क लगने वालों पर क्या पड़ेगा वो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कर्क राशि में चंद्रमा जो है वो स्वराशिस्थ होते हैं, यानी कि कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है जहां वो बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा का प्लेसमेंट बहुत बेहतर है इस समय। आपके व्यक्तित्व में अगर हम बात करें तो चंद्र की प्रधानता रहेगी, यानी कि आप भावनात्मक रूप से भी उतना ही पावरफुली सोच पाएंगे जितना आप बुद्धि के रूप से सोच पाएंगे। चंद्र बैलेंस रहेगा, यानी कि एनर्जी का, आपके अंदर की एनर्जी का बैलेंस मौजूद रहेगा, क्योंकि चंद्र अपनी स्वराशि में है। और इसके बाद अगर हम दोस्तों देखें कि गुरु के ट्रांजिट का क्या असर है, तो गुरु 12वें घर में विराजमान है, जो कि 11वें घर शत्रु की राशि से 12वें में गए हुए हैं। गुरु जब तक वृषभ राशि में थे तब तक आपको धन उपार्जन करने में, आय में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई होंगी, दिक्कतें आई होंगी, और उन सब दिक्कतों का अभी समापन हो गया जैसे ही गुरु ने ये राशि छोड़ी है, वृषभ राशि छोड़ी है और मिथुन राशि में गए हुए हैं। दोस्तों मिथुन राशि गुरु की, जहां पर गुरु विराजमान है, वो 12वें घर में पड़ रही है। अगर कुंडली में हम यहाँ 1 से चालू करें तो ये 12वां घर पड़ता है, और 12वें घर में गुरु का अपना खुद का राशि होता है। 12वां घर, काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर गुरु का खुद का राशि होता है। तो हम देखेंगे गुरु का प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु जो थे वो अपने शत्रु की शुक्र की राशि में थे, इस कारण से बहुत शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में हो सकता है कि आपको इनकम के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं पैसे आने के क्षेत्र में उस जगह पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, कुछ मुश्किलें आ रही हो। लेकिन ये 12 मई को जो ट्रांजिट हो गया गुरु का 12वें घर में, जो कालपुरुष की कुंडली में गुरु का अपना घर होता है, और इस घर में गुरु शुभ फल ही देते हैं, यहाँ तक कि मोक्षदायक भी बन जाते हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। तो ये जो घर है 12वां घर, ये घर होता है दोस्तों व्यय का, ये घर होता है विदेश यात्राओं का, ये घर होता है एक्सपेंसेस का, अनावश्यक खर्चों का घर होता है। तो अगर उस घर की हानि हो रही है, इसका मतलब ये है कि अब आपके गुरु के इस ट्रांजिट के बाद खर्चे भी बचेंगे, अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो दूर दूर की यात्राएं आपको करनी पड़ रही थी, या काफी यात्राएं करनी पड़ रही थी पिछले कुछ समय में, तो उन यात्राओं में भी थोड़ी कमी आएगी। अगर हम देखें कि गुरु दृष्टि कहाँ डालते हैं, तो गुरु की दृष्टि में, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो गुरु की दृष्टि होती है 5वीं दृष्टि। अगर हम यहाँ से देखें तो गुरु की 5वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है। चौथे घर पे एक बार फिर हम देखते हैं कि शुक्र की राशि विराजमान है, तुला राशि विराजमान है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, और अगर ऐसे में इस चौथे घर पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो गुरु और शुक्र का थोड़ा सा क्लैश संभव है। घर के सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है, और वो शुक्र और गुरु के कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही हो सकता है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखना पड़ सकता है। आपका घर, मकान, वाहन इत्यादि के अगर योग हैं, और अगर आपने वो सब कुछ आपके पास है, तो उसमें आपका खर्च भी हो सकता है, उसकी आपको केयर करनी पड़ेगी, और ऐसा आपको करते रहना पड़ सकता है लगभग 1 साल तक। इसके बाद अगर हम दोस्तों देखें तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो 6वें हाउस में पड़ रही है, जहां पे गुरु की खुद की राशि विराजमान है, यानी धनु राशि विराजमान है। तो दोस्तों गुरु की दृष्टि में, जैसे हम बोलते हैं कि अमृत होता है, और 6ठा घर जो होता है ऋण रोग शत्रु का होता है। तो ऐसे में अगर हम गुरु की दृष्टि से इस घर को देखें
तो छठे घर में ऋण रोग शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। आपको ऋण रोग और शत्रु कम होंगे। अगर पिछले समय में कुछ ज्यादा हो रहे होंगे, ऐसा संभव है कि आप कोई बड़े ऋण या छोटे ऋण जो आपके पास हो लॉन्ग टर्म, क्योंकि गुरु स्लो मूविंग प्लैनेट है, लॉन्ग टर्म को इंडिकेट करते हैं, तो अगर कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स अगर आपके पास हैं तो वो रीपे हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड। दोस्तों, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है उस स्थान पर जहां राहु बैठे हुए हैं, और ये अष्टम हाउस मंगल का घर होता है, जहां पर अगर राहु बैठ जाएं तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देते हैं। और ऐसे में अगर गुरु की शुभ दृष्टि, 9वीं दृष्टि इस घर पर पड़ रही हो तो वो राहु के दुष्परिणामों को बहुत हद तक कम कर देंगे। राहु 11वें के जो राहु होते हैं वो बहुत ज्यादा बलशाली होते हैं और अपना पूरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो अष्टम हाउस, जिसको हम बोलते हैं मंगल का घर, मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बनाते हैं, तो लाइफ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों के स्वयं के स्वास्थ्य के विषय में थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन उन तकलीफों को गुरु की शुभ दृष्टि जो है वो काफी हद तक कम कर देगी। अब हम आते हैं दोस्तों गुरु के ट्रांजिट के बाद अब हम आते हैं दूसरे ट्रांजिट पर, जो शनि का ट्रांजिट है। तो शनि 9वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु की राशि में शनि हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं। 9वां हाउस गुरु का खुद का हाउस भी होता है कालपुरुष की कुंडली में, और गुरु की राशि में ही बैठे हुए हैं। तो शनि और गुरु का ये भाग्य का जो कॉम्बिनेशन है, ये कर्क राशि वालों के लिए या कैंसर राशि वालों के लिए कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का संकेत देते हैं कि इस पूरे साल में 2025 में और 2026 के उत्तरार्ध तक, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ तक, आपको ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले जो आपको कैरियर में, भाग्य में, लक में, रिलेशनशिप में, मैरिज में कहीं कोई बहुत अच्छे योग लगाए जो आपने सोचे भी ना हो। ऐसे योग आ सकते हैं इस दौरान। दोस्तों, आपको जब शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है और शुभ फल देता है, तो एक ही चैलेंज उस जगह पे होता है कि इसे हमें मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब ये है कि अगर आप गलत काम नहीं करेंगे, अगर आप कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, तो ये युति आपको कहीं से भी कहीं भी पहुंचा सकती है। शनि के लिए अगर हम बात करें तो शनि के प्लेसमेंट की बात हो गई कि शनि 9वें हाउस में बैठे हैं। अब हम देख लेते हैं कि शनि दृष्टि कहाँ कहाँ डाल रहे हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आय भाव पे, जहाँ पे शुक्र की राशि वृषभ राशि मौजूद है। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है, शुक्र चूंकि मित्र हैं और ये आय भाव है, लाभ भाव है, तो इस साल अभी से लेकर आने वाले साल में, पूरे साल में आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। आपको नौकरी, करियर वगैरह में प्रमोशन भी चांसेस हो सकते हैं। आपको इंक्रीमेंट लग सकते हैं। आप कोई नया व्यवसाय करने का सोच सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप किसी स्टार्टअप में जाने का भी सोच सकते हैं, क्योंकि शनि स्टार्टअप का कारक होते हैं। और अगर शुक्र के साथ संयोग करें, शुक्र की राशि के साथ संयोग करें, तो शुभ फल ही देते हैं। शनि और चंद्रमा जो होते हैं वो विष दोष उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शनि और चंद्र की इस पर्टिकुलर स्थिति से आपके मन में कुछ एग्रेशन हो, क्रोध हो, किसी के प्रति कोई दुर्भावना प्रकट हो जाए या किसी के प्रति मन में कुछ गलत विचार आए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन जो है वो काफी हद तक विचलित रहे इस पर्टिकुलर समय में। तो ऐसे समय पे थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मेडिटेशन करने से बहुत फायदा मिलेगा। शनि के और चंद्र के एक कॉमन चीज है शनि और चंद्र में कि ये दोनों महादेव शिव शंकर भोलेनाथ के ही भक्त हैं। चंद्र को तो भोलेनाथ चंद्रशेखर भगवान अपने मस्तक पर ही धारण करते हैं, और शनि देव के गुरु भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हैं। तो अगर आपको कभी लगे कि आपको कोई मानसिक उहापोह हो रही है या कोई तकलीफ हो रही है, तो ऐसे समय में महादेव भगवान की आराधना करना, शिव भगवान को हर सोमवार को जल से उनका अर्घ्य करना, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा दोस्तों। अब अगर हम शनि की अगली दृष्टि के बारे में चलते हैं, तो शनि की अगली 7वीं दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव में पड़ रही है, तीसरे हाउस में पड़ रही है। तीसरे हाउस में बुध की राशि वर्गो विराजमान है। बुध और शनि आपस में मित्र होते हैं, लेकिन शनि का एक पिक्यूलियर स्वभाव होता है दोस्तों कि वो बुध को कभी कभी धोखा दे देते हैं। अगर आप अच्छे कर्मों में संलग्न रहते हैं तो शनि और बुध बहुत अच्छे मित्र होते हैं, आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो वही बढ़ा हुआ पराक्रम, वही साहस आपको कुछ दुष्परिणाम भी सामने दे सकता है। इसलिए कोशिश करें
कि आप जब ये पराक्रम बढ़ेगा आपका, जब आपका जोश बढ़ेगा, जब आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उस समय आप पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचें, नेगेटिव चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचें करने का। दोस्तों, शनि की अब एक अंतिम दृष्टि बची है, वो है 10वीं दृष्टि। तो यहाँ से 7, 8, 9, 10 इनकी 10वीं दृष्टि शनि भगवान की छठे घर पे भी पड़ रही है। छठे घर में एक बार फिर गुरु की राशि ही विराजमान है और शनि की 10वीं दृष्टि छठे हाउस में अगर पड़ रही है तो इसका मतलब एक ही है कि आपको ऋण, रोग और शत्रु, इन 3 चीजों से अपना बचाव करना है। हालांकि गुरु की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि भी इसी हाउस पर पड़ रही है, इसलिए किसी भी तरह के ऋण, रोग, शत्रुओं के नुकसान से गुरु हमको बचाएंगे। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है कि हम ऋण से दूर रहें। रोगों से दूर रहने के लिए हम नियमित रूप से व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें और शत्रुओं से दूर रहने का एक ही तरीका है, शत्रुओं से बचने का एक ही तरीका है कि आप शत्रुओं से या तो दूर रहें या फिर अपने व्यवहार को इतना संतुलित कर लें कि व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। दोस्तों, हमने इन गोचरीय परिणामों को देख लिया गुरु और शनि के। अब बचते हैं राहु। राहु एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, दुष्ट ग्रह माने जाते हैं। 11वें राहु यानी कि कुंभ राशि के राहु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। सबसे शुभ परिणाम देने में अगर राहु किन्हीं किन्हीं राशियों में परिणाम शुभ देते हैं तो वो हैं 2, 3, 6 और 11। इन राशियों में, इन भावों में, इन घरों में शनि शुभ परिणाम देते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें 12वां घर तो आया नहीं, लेकिन दोस्तों जो 6, 8, 12 जो ये ऐसे वाले स्थान कहे गए हैं जहां से तकलीफें आती हैं, वहां अगर 8वें हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु बैठ जाए, तो ऐसे में क्रूर ग्रह वहां पर शुभ फल ही देते हैं। लेकिन हमें एक योग जो बनता है राहु के यहाँ बैठने पर, अंगारक योग, क्योंकि ये मंगल का काल, पुरुष की कुंडली में मंगल का घर है 8वां घर, तो हमें हर समय किसी भी विवाद से बचने की जरूरत है, चोट से बचने की जरूरत है, एक्सीडेंट से बचने की जरूरत है और इन सब चीजों से हमारी रक्षा यहाँ पर होती रहेगी। उसके बावजूद भी हमें थोड़ी सी प्रिकॉशन या केयर लेना जरूरी है। अब अगर हम राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि जो है वो गुरु पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है। तो राहु और गुरु में एक तरह का बैलेंस आ रहा है। अपव्यय से बचें, व्यर्थ में पैसा खर्च करने से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये दृष्टि और ये अच्छा फल ही देगा, ये वाला कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर हम राहु की दूसरी दृष्टि के बारे में बात करें तो 5 के बाद राहु की दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। नेचुरल रूप से राहु से 7वें घर में केतु भी विराजमान रहते हैं। ये सूर्य की राशि है और राहु की 7वीं दृष्टि है यहाँ पर। तो मकान, भूमि, जायदाद, जो स्थिर संपत्ति है उसमें कुछ खर्च हो सकते हैं, उसमें कुछ वेयर एंड टेयर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा केयर लेके काम करें और इस जगहों पे भी व्यर्थ के खर्चे से बचें। राहु की दोस्तों अगली जो दृष्टि है वो 9वें हाउस में पड़ेगी। 9वीं दृष्टि जो है वो 4थे हाउस में पड़ेगी, आई एम सॉरी। तो 4थे हाउस में राहु की जो 9वीं दृष्टि पड़ती है, ये फिर एक बार हमें माता के लिए कष्ट ना हो ऐसा विचार हमको देखना चाहिए। वो कष्ट आ सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे भी शुक्र की राशि है और राहु और शुक्र आपस में परम मित्र होते हैं, तो ऐसे कोई चिंता का कारण नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखें दोस्तों, तो ओवरऑल इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरे साल में और अगले साल के उत्तरार्ध तक ये कर्क राशि वालों को कुछ अप्रत्याशित सफलताएं मिल सकती हैं, कुछ थोड़े बहुत खर्च हो सकते हैं, कुछ बहुत सारे धन की प्राप्ति भी हो सकती है और उसके साथ साथ कैरियर में पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है और कोई एक विशेष घटना ऐसी हो सकती है जो शनि और गुरु के कॉम्बिनेशन से निकल कर आती है। जो भाग्य स्थान पर शनि देव बैठे हुए हैं, कुछ ऐसी बड़ी घटना हो सकती है जो सडनली आपको आकस्मिक रूप से बहुत बड़े लाभ दे जाए। दोस्तों, ये पूरा राशिफल हुआ कर्क राशि वालों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपकी जानकारी में कर्क राशि वाले और भी लोग हों तो उनके फायदे के लिए ये वीडियो आप चाहें तो उन्हें फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और उस हिसाब से हम आपको आगे के और भी वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए, कमेंट बॉक्स में सीधा प्रश्न पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस में उनका उत्तर दें। धन्यवाद।